दुनिया के अनेक विद्वानों ने शिक्षा की व्यापक संकल्पना को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। शिक्षा को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहा है। सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या ऐसी हो जो मुक्ति के द्वार खोल दे। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों को विकास कर उसे नर से नारायण बनने की दिशा की ओर अग्रसर करती है। प्रतिभाओं को शिक्षा के दम पर ही निखारा जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समरसता व व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास करने वाली बताया। बाबा साहब ने अपने भाषणों में, पुस्तकों में और लेखों में ये स्वीकार किया है कि शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती है। इस कारण उन्होंने शिक्षा की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व उसके उद्देश्यों की व्यापक चर्चा भी की है। अगर हम बात करें कि जो उनको उद्देश्य थे शिक्षा के, वो क्या थे, क्या वो चाहते थे, कैसा समाज वो चाहते थे, तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा में कहा कि व्यक्ति निर्माण में शिक्षा का अमूल्य योगदान होना चाहिए। समाज के लिए संस्कारित व चरित्रवान सद्गुण युक्त सज्जन व्यक्तियों की परम आवश्यकता रहती है, क्योंकि संस्कारवान व चरित्रवान व्यक्ति ही सबल समाज का निर्माण कर सकेगा। ऐसा बाबा साहब का मानना था। बाबा साहब के अनुसार विभिन्न वर्गों में बटे समाज में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता व लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण संभव है। यदि समाज में समरसता व जीवन मूल्यों का संरक्षण नहीं होगा तो हम आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार से इसकी संपूर्ण साकार नहीं हो पाएगी। बाबा साहब प्रचलित शिक्षा व शिक्षण पद्धति को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि समरसता निर्माण करने वाली व लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना का विकास करने वाली शिक्षा व पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना चाहिए। उनका ये दृढ़ मत था कि समाज में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी समय के अनुकूल आवश्यकता हो, और वे मानते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे बालक में रुचि से पढ़ने का स्वभाव निर्माण हो। विदेशी भाषा में पढ़ने वाले व्यक्ति का समुचित विकास हो पाएगा, ऐसी उनके मन में शंका रहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि विदेशी भाषा सिर्फ यदि बालक पढ़ेगा तो जो उसका मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और जो भारत के पक्ष में नहीं होगा। परिवर्तन का केंद्र विद्यालय को मानते थे। बाबा साहब पाठशाला को एक सजीव सामाजिक संस्था मानते थे। विद्यालयों के संबंध में बाबा का ऐसा विचार था कि विद्यालय समाज को नया रूप देने वाले तथा समाज परिवर्तन के केंद्र के रूप में विद्यालय की बड़ी भूमिका है। इसलिए वे विद्यालयों के प्रचलित स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं थे और वे विद्यालयों के स्वरूप को भी बदलना चाहते थे, उनके वो पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रचलित शिक्षा, शिक्षण पद्धति और विद्यालय व्यवस्थाएं बालकों में सामाजिक समरसता व लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों का निर्माण करने में समर्थ नहीं है। वे कहा करते थे कि फैक्ट्री में काम करने वाले जितने लोग सक्षम व योग्य होंगे, वहां से निर्माण होने वाला समाज भी उतना ही अच्छा होगा। अतः विद्यालय का वातावरण व वहां के शिक्षक जितने योग्य होंगे, उसी अनुपात में वहां से शिक्षा ग्रहण करके निकलने वाले छात्र भी उतने ही समर्थ व योग्य होंगे। बाबा साहब विद्यालयों को समाज का एकल लघु रूप मानते थे, इसलिए वे सामूहिक शिक्षा की पद्धति का आग्रह करते थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन में इस बात को महसूस किया था कि सामूहिक शिक्षा पद्धति से समाज में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं और अवधारणाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसका एकमात्र साधन इनको समाप्त करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। शिक्षक को वो राष्ट्र निर्माता मानते थे
बाबा साहब ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा है। वे शिक्षक को राष्ट्र रूपी रथ का एक योग्य सारथी मानते थे। शिक्षक के संबंध में उन्होंने कहा है कि शिक्षक ज्ञान पिपासु होना चाहिए, अनुसंधान करने वाला होना चाहिए, वह आत्मविश्वासी होना चाहिए। वे मानते थे कि व्यक्ति का उन्नयन या उद्धार तभी संभव है जब उसकी शिक्षा में किसी योग्य व संस्कारवान शिक्षक का योगदान रहा हो। उनकी दृष्टि में शिक्षक अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रस्त अवगुण शिक्षक को उसके स्तर से गिरा देता है। पूर्वाग्रह वाला शिक्षक अपने छात्र व सहयोगी शिक्षकों के साथ निष्पक्षता को व्यवहार नहीं करेगा। शिक्षक शीलवान व नैतिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के शिल्पकार के साथ साथ वे एक महान शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा से ही ज्ञान का ताला खुलता है और इसलिए उन्होंने अपने समाज को शिक्षित होने का आह्वान किया। मुझे उनकी एक घटना याद है। उनका कहना था कि यदि विदेश में आप हैं और कुछ आपके पास नहीं है तो अपने आभूषण भी बेचकर अपनी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आभूषण आप बाद में खरीद सकते हैं। उन्होंने अपने समाज में स्वाभिमान और चेतना निर्माण करने के लिए शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए बल दिया। वे एक दूरदर्शी शिक्षक की भांति विचार करते थे कि बालक बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसी के साथ साथ वे ये भी स्वीकार करते थे कि अच्छी शिक्षा केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं अपितु सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख माध्यम भी मानते हैं। शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वासों से मुक्ति, अज्ञानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध ललकारने की ताकत भी शिक्षा से ही संभव है। बाबा साहब ने दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व बनने का, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे मनुष्य के पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षा आवश्यक है। जीवन में विद्या, विनय, शील, 3 गुणों का समुच्चय आवश्यक है। आत्मज्ञान की रक्षा का भाव निर्माण शिक्षा के बिना संभव है। स्त्री शिक्षा की यदि हम बात करें तो बाबा साहेब स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। भारत सैकड़ों वर्षों तक विदेशी सत्ता शासकों के पराधीन रहा है, जिससे भारत के पतन और अवनति का दौर अनंत काल तक चलता रहा। इस विषय पर भी बाबा साहब ने गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि देश की पराधीनता का एक मुख्य कारण शिक्षा भी है, और विशेषकर यदि हम बात करें तो महिला स्त्री शिक्षा का ना होना एक प्रमुख कारण है। सामान्य जनों की शिक्षा भी सहज उपलब्ध नहीं थी। फिर कमजोर व दबे कुचले लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध होना टेढ़ी खीर थी। फिर उन्हीं में शिक्षा, अगर स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्री शिक्षा तो दूर की कौड़ी वाली बात है। अतः बाबा साहब ने स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया और विशेषकर दलित महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया। उनका स्पष्ट मत था कि यदि दलित समाज की महिलाएं, दोबारा दोहराना चाहूँगा कि यदि दलित समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने संतानों को भी शिक्षित व संस्कारवान बना सकते हैं तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हल कर सकेंगे। आज की कन्या है, कल की राष्ट्र निर्माता होंगी, राष्ट्र माता होंगी। यदि, क्योंकि कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और उसकी माता ही उसकी देख रेख करती है, ऐसे में राष्ट्र माता उसकी माँ कहलाएगी। यदि वे संस्कारित और शिक्षित होंगी तो समाज का विकास भी स्वाभाविक ही अच्छा होगा। अनुसूचित वर्ग की शिक्षा के प्रति बाबा साहब बहुत चिंतित रहते थे, इसलिए वे हमेशा अनुसूचित वर्ग की शिक्षा की वकालत करते थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित समाज के माथे पर लगा अज्ञानता का टीका और समाज में फैली उनकी प्रति दुर्भावना से
निकलने का यदि कोई मार्ग था तो वे पढ़ लिख कर अपनी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करने का ही मार्ग था। शिक्षा के ज्ञान से अनुसूचित वर्ग में विचार विमर्श करने, मत परिवर्तन तथा तार्किक बुद्धि का चैतन्यता निर्माण होगी। वे अपने दीर्घ काल से चले पुश्तैनी कार्यों को छोड़कर नए कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे। अनुसूचित वर्ग की शिक्षा के संबंध में उन्होंने गर्वपूर्वक कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। वर्षों से अपने ही समाज से पददलित, पीड़ित और सामाजिक दासता की जंजीरों में जकड़े समाज में आत्मगौरव का भाव शून्य हो चुका था। ऐसे मातृप्राय समाज को यदि पुनः खड़ा करना है तो फिर शिक्षा ही वह शस्त्र है जो उन्हें दरिद्रता से बाहर निकालकर स्वाभिमान का भाव जगाकर अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देगी। ऐसा होने पर ही अनुसूचित समाज विषमता और सामाजिक दासता की जंजीरों को तोड़ सकता है। इस प्रकार अनुसूचित समाज की शिक्षा के लिए हितकारी सभा के अंतर्गत बहिष्कृत शिक्षण मंडल तथा छात्रावासों की स्थापना करवाई। 1945 में बाबा साहब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सिद्धार्थ कॉलेज और मिलन कॉलेज इनमें से प्रमुख है। इस प्रकार बाबा साहेब अनुसूचित समाज के उद्धार में शिक्षा का एक बड़ा स्रोत माने जाते हैं और एक प्रेरणा के रूप में बाबा साहेब को ये समाज जानता है, समाज मानता है और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं को आज भी दिन प्रतिदिन प्रेरित कर रहा है, विप्रेरित कर रहा है। बाबा साहब की शिक्षा संबंधी विचार देश काल परिस्थिति के प्रभाव से परे हैं। उनके विचार न केवल तत्कालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक थे, मुझे लगता है कि हर काल समय अथवा आज भी उतने ही समाचीन है, उतने ही समीचीन है। उनके मतानुसार धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीवधारी प्राकृतिक रूप से समान है। उन्होंने आदमी और अन्य जीवों में एक ही आधार पर अलग लिया है और वह है इन जीवधारियों की बौद्धिक क्षमता। व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके शेष जीवधारियों से अपने आप को अलग करता है, जिससे वह अपनी बौद्धिक क्षमता से अपनी सक्रियता बना लेता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है तथा मानवीय मूल्यों का विकास होता है। देश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के आधुनिकीकरण में देश की तकनीकी शिक्षा व व्यवहारिक शिक्षा का भी बड़ा योगदान है। वे मानते थे कि किसी भी विकासशील देश की आर्थिक व सामाजिक संरचना की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 में भी इस बात पर बल दिया गया है कि जो शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा की विशेषकर बात करें तो वो मातृभाषा में होनी चाहिए और उस क्षेत्र के अनुरूप उसको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा बदलते हुए वैश्विक वातावरण में मुकाबला करने में सक्षम होनी चाहिए। शिक्षा देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांति का आधार भी है। उनके द्वारा दिया गया मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस महामंत्र में ही उनके संघर्षपूर्ण जीवन का उनके शैक्षिक विचारों का सारांश है। बाबा साहब ने केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित समाज की शिक्षा पर ही बल नहीं दिया, अपितु प्रत्येक वर्ग के सभी महिला ही व पुरुषों के समान रूप से शिक्षा मिले, इस पर उनके विचार एकदम स्पष्ट थे। उनका मानना था कि सरकार सभी के लिए शिक्षा सस्ती व सुलभ उपलब्ध कराए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा सरकार को सहज उपलब्ध करवानी चाहिए। बाबा साहब का मानना था कि प्रत्येक बालक बालिका को प्राथमिक स्तर पर ऐसी व्यवहारिक शिक्षा मिले जिसका वे जीवन में पर्याप्त उपयोग कर सके। बाबा साहब ने विश्वविद्यालय स्तर पर अलग अलग स्नातक और स्नातकोत्तर का विरोध किया। वे चाहते थे कि दोनों संस्थाएं एक होकर
अथवा एकीकृत होकर कार्य करें। उच्च शिक्षा में शिक्षण व शोध दोनों का समावेश होता है। स्नातक स्तर पर शिक्षण का कार्य होता है कि जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण के साथ साथ अधिक बल शोध पर दिया जाता है। उनका मत था कि यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के शिक्षार्थियों को एक साथ रखेंगे तो शोध वृत्ति स्नातक स्तर से ही अधिक मजबूत होगी। बाबा साहेब शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण करने की स्वतंत्रता पर भी बल देते थे। हम ये देख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि प्रचलित पाठ्यक्रम का विरोध वो करते थे। विश्वविद्यालयों के संबंध में वे कहते थे कि संस्थान परीक्षा संचालन और उपाधि के वितरण के लिए नहीं है, अपितु अधिकाधिक शोध कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान जो हमारी सरकार है, इसके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो शिक्षा नीति तैयार हुई है उसमें भी शोध कार्यों पर अधिक बल दिया गया है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहेब एक दूरदृष्टा थे, दूर की सोचते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने पर्यावरण शिक्षा पर भी बल दिया। उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से ध्यान में आता है कि वे बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक बार पौधारोपण किया और यथासंभव उसके बड़े होने तक उनका संरक्षण भी किया। हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहेब के जो शैक्षिक विचार थे, जो शैक्षिक उपलब्धता थी, वो अत्यंत प्रशंसनीय है और आज वर्तमान में समाज को पुनः उनका धारण करके, उनको अपने जीवन में लागू करके, उनके विचारों को लागू करके आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए।